नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष आलोक धनवा जी की एक प्रसिद्ध कविता पतंग की व्याख्या प्रस्तुत कर रही हूँ। कविता की व्याख्या बताने से पहले मैं आलोक धनवा जी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाल रही हूँ। आलोक धनवा जी 7वें-8वें दशक के कवि हैं। इनका नाम नई कविता से जुड़ा हुआ है। इनका जन्म सन 1948 में बिहार के मुंगेर जनपद में एक साधारण परिवार में हुआ। बहुत छोटी अवस्था में अपनी गिनी चुनी कविताओं के फलस्वरूप इन्होंने अपार लोकप्रियता अर्जित की। 1972-73 में इनकी जो आरंभिक कविताएं प्रकाशित हुई, उन्होंने काव्य प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। कुछ आलोचकों का तो यह भी दावा है कि इन कविताओं का अभी तक सही मूल्यांकन ही नहीं हुआ। इसका प्रमुख कारण यह है कि आलोक धनवा जी ने लीक से हटकर एक नवीन शिल्प द्वारा भावाभिव्यक्ति की है। आलोक धनवा जी ने कभी थोक के भाव में लेखन नहीं किया। इनका एकमात्र काव्य संग्रह है दुनिया रोज बनती है। आलोक धनवा जी को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इन्हें राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान, पहल सम्मान, नागार्जुन सम्मान, फिराक गोरखपुरी सम्मान आदि से इन्हें सम्मानित किया गया है। आलोक धनवा जी सरल, सहज तथा सामान्य भाषा द्वारा आकर्षक एक मनोहारी बिंबों की रचना करने में सिद्धहस्त हैं। तो आइए अब हम आलोक धनवा जी की एक प्रसिद्ध कविता पतंग की बात करते हैं। इसमें कवि संक्षेप में यह कहना चाहते हैं कि पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। आसमान में उड़ती हुई पतंग ऊंचाइयों की वे हदें हैं जिन्हें बालमन छूना चाहता है और उसके पार जाना चाहता है। इसे पाने के लिए बच्चा पूरी तरह उसमें मग्न हो जाता है। उसे आसपास के वातावरण का भी ध्यान नहीं रहता। कवि इसके माध्यम से लोगों को ये संदेश देना चाहता है कि हमें भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसे पूरी तरह से मग्न होकर के, अपने काम में मग्न होकर के अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। आसपास की बाधाओं की चिंता नहीं करनी चाहिए। सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया, सवेरा हुआ। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। कवि कहता है कि प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है। सबसे तेज बरसात वाला भादो का महीना समाप्त हो गया। भादो मास में आसमान में बादल छाए रहते हैं। इस कारण धरती पर अंधकार सा छाया रहता है। लेकिन अब भादो मास बीत गया है। इस कारण धरती पर छाया हुआ अंधकार भी समाप्त हो गया है। सवेरा हुआ अर्थात धरती पर उजाला हो गया है। यह उजाला खरगोश की आंखों जैसे लाल रंग का है। यहाँ लाल रंग विशेषण है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो शरद ऋतु का मौसम अनेक पुलों को पार करके अपने वैभव के साथ आ गया है। यहाँ कवि ने शरद ऋतु का मानवीकरण किया है। आपने देखा होगा कि बरसात के बाद जो धूप निकलती है वह बहुत तेज होती है, आंखों में चुभने वाली होती है। कवि ने इस तेज व चमकीली धूप का मानवीकरण करते हुए कहा है कि शरद की चमकीली धूप अपने चमकीले इशारों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों को अपने पास बुला रही हो। यहाँ शरद की चमकीली धूप की तुलना नई चमकीली साइकिल से की गई है। जैसे कोई अपनी नई साइकिल लाता है तो जोर जोर से उसकी घंटी बजाता है और उसे तेज तेज चलाता है ताकि उसके मित्र
उसकी साइकिल देखने के लिए बाहर आ सके। घंटी बजाते हुए जोर जोर से यहाँ पर श्रव्य बिंब का प्रयोग किया गया है और जोर जोर से इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार विद्यमान है। शरद ऋतु की धूप अपने चमकीले इशारों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड अर्थात बच्चों के समूह को अपने चमकीले इशारों से अपने पास बुलाती है। ऐसा प्रतीत होता है मानो वह पतंग उड़ाने वाले बच्चों को कह रही हो कि अब आकाश इतना मुलायम हो गया है कि तुम्हें पतंग उड़ाने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। कवि कहता है कि बच्चों, अब तुम्हारी पतंग आसमान को छू सकेगी। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। यहाँ कवि ने पतंग के लिए हल्की और रंगीन चीज, पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि कागज जितना हल्का होगा उतना ही ऊपर उड़ सकेगा। बच्चों का मन भी हल्का होता है। बच्चे किसी से भी किसी प्रकार की ईर्ष्या द्वेष का भाव नहीं रखते। बच्चों के लिए सब एक समान होते हैं। छोटे छोटे बच्चे गहरे रंग की ओर जल्दी आकर्षित होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि पतंग भी गहरे रंग की ही होती है और बच्चे गहरे रंग की ओर जल्दी आकर्षित होते हैं। सबसे पतला कागज और पतली कमानी की भी बात इसीलिए कही गई है क्योंकि कागज जितना पतला होगा उतनी ही हमारी पतंग आसमान की ऊंचाइयों को छू सकेगी। ऐसे ही कमानी भी जितनी पतली होगी पतंग उतनी ही आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंच पाएगी। उड़ती हुई पतंगों की इन तितलियों के समान नाजुक दुनिया को देखकर बच्चे खुशी से सीटियां बजाते हैं, किलकारियां मारते हैं। यहाँ कवि ने गतिशील बिंब योजना का सजीव चित्रण किया है। इसी के साथ पतंग कविता का पहला काव्यांश समाप्त हुआ। यदि आपको हमारे चैनल की वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।